बीपीएससी सेलेक्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम पिछले कुछ किए गए अध्ययन से आगे की ओर बढ़ते हैं। आज की इस ज्योग्राफी क्लास में हम पृथ्वी के अंदर छुपे उन रहस्यों को बिल्कुल नए तरीके से समझने वाले हैं। एक ऐसा विशाल सफर जहां धरती की ठोस सतह से लेकर उसके बिल्कुल पिघले हुए केंद्र तक की डिटेल में जानकारी ली जाएगी। बिल्कुल। ऊपर से देखने में हमारी धरती चाहे जितनी शांत लगती हो, लेकिन सतह के ठीक नीचे एक अलग ही दुनिया चल रही है। वहां बेहद इंटेंस क्रियाएं होती रहती हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस क्लास में हमारा फोकस इन मुख्य विषयों पर रहेगा। पहला, भूकंपीय तरंग और उनके छाया क्षेत्र। फीमेल होस्ट। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक परतें। और तीसरा, भूपर्पटी यानी महाद्वीप और महासागर की संरचना। उसके बाद चौथा टॉपिक होगा मैंटल की संरचना और आखिर में इन सभी परतों के बीच की सीमाएं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, भूकंपीय तरंग और छाया क्षेत्र। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है। वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर 6000 किलोमीटर तक जाकर तो देख नहीं सकते, तो आखिर वहां की आंतरिक संरचना का पता चलता कैसे है? असल में वैज्ञानिक इन भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल किसी डिटेक्टिव की तरह करते हैं। इसमें सबसे अहम होती हैं सतही तरंगें, जिन्हें एल वेव्स या लव वेव्स भी कहा जाता है। ये धरती की सतह पर ट्रैवल करती हैं। हालांकि इनकी स्पीड सबसे कम होती है और ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? सबसे धीमी होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। सही कहा। अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो 2015 के नेपाल भूकंप को याद कीजिए। काठमांडू घाटी में जो विशाल इमारतें गिरीं और जमीन में बड़ी बड़ी दरारें आई वो मूल रूप से इन्हीं एल वेव्स की भयंकर ऊर्जा का नतीजा था। इन तरंगों ने सतह को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। ऐसा ही कुछ 2001 में गुजरात के भुज भूकंप में भी देखा गया था। वहां भी एल वेव्स ने तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चलिए अब इन तरंगों के कुछ बेसिक रूल्स समझते हैं, क्योंकि यही पृथ्वी के अंदर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। पहला नियम यह है कि भूकंपीय तरंगों का वेग यानी स्पीड पृथ्वी की डेंसिटी पर निर्भर करती है। मतलब साफ है, अगर डेंसिटी बदलेगी तो तरंग की स्पीड में भी बदलाव आएगा। और हाँ, जब तक डेंसिटी एक समान रहती है ये तरंगे बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही डेंसिटी बदलती है ये तरंगे अपना रास्ता थोड़ा मोड़ लेती हैं। इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये लगातार रास्ता बदलना ही इस बात का सबूत है कि पृथ्वी अंदर से एक जैसी ठोस गेंद की तरह नहीं है। सोचिए, जापान के साइज्मिक स्टेशंस ऐसी तरंगों को मापते हैं और जब वही तरंगे कैलिफोर्निया के स्टेशंस पर पहुंचती हैं तो उनका रास्ता बदला हुआ मिलता है। ये डायरेक्ट प्रूफ है कि डीप कोर में वेव रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं। इसी रिफ्रैक्शन से जुड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है शैडो जोन या छाया क्षेत्र। ये पृथ्वी का वो हिस्सा है जहां भूकंपीय तरंगे पहुंच ही नहीं पाती। भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का इलाका एकदम शांत रहता है, कोई हलचल नहीं मिलती। हाँ, और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि एस तरंग यानी सेकेंडरी वेव्स का जो शैडो जोन होता है वो पी तरंग के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये इस बात का प्राकृतिक प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर जरूर कोई लिक्विड या तरल परत है जिसे एस तरंगे पार ही नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए, अगर साउथ अमेरिका के चिली में भूकंप आता है तो उसकी एस तरंगे यूरोप या एशिया के कई साइज्मिक स्टेशंस में रिकॉर्ड ही नहीं होती। वहां एक बहुत बड़ा शैडो जोन बन जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पृथ्वी की आंतरिक परतें। अब हम गहराई का सफर शुरू करेंगे। इन तरंगों से जो हमें क्लूज मिले हैं उनके आधार पर अब हम बिल्कुल सतह से शुरू करके पृथ्वी की गहराई में उतरेंगे। तो देखिए, सफर 0 किलोमीटर यानी ठीक सतह से शुरू होता है। जैसे ही हम 35 से 50 किलोमीटर नीचे आते हैं क्रस्ट का बेस आ जाता है। उसके बाद एक बहुत लंबा सफर शुरू होता है जो लगभग 2900 किलोमीटर तक जाता है। ये मैंटल का आधार है। और उसके बाद अंत में आता है द कोर। इस पूरे सफर की विशालता का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि इंसानों ने फिजिकली अब तक सिर्फ लगभग 12 किलोमीटर तक ही ड्रिल किया है, जैसे रशिया का कोला सुपर डीप बोरहोल। या फिर अगर खादानों की बात करें तो साउथ अफ्रीका की मपनिंग गोल्ड माइन दुनिया की सबसे गहरी खादान है, पर वो भी सिर्फ 4 किलोमीटर ही गहरी है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो बाकी के हजारों किलोमीटर की आंतरिक संरचना है वो प्योरली इन साइज्मिक वेव्स की स्टडी से समझी गई है। बीपीएससी सेलेक्टर्स की इस क्लास में हम यही तो डिकोड कर रहे हैं। अगला हिस्सा है सेक्शन 3, भूपर्पटी यानी क्रस्ट, जिसमें हम महाद्वीप और महासागर को डिटेल में देखेंगे। जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं ये वही ऊपरी परत है। ज्योग्राफी में इस परत को एक और नाम से जाना जाता है, सियाल,
ऐसा इसलिए क्योंकि इस हिस्से में सिलिका और एल्यूमिनियम मिनरल सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। अब इस क्रस्ट को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय क्रस्ट। इसकी औसत मोटाई 35 से 50 किलोमीटर होती है और इसमें ग्रेनाइट चट्टानों का बोलबाला रहता है। अपने हिमालय पर्वत या साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्रस्ट सबसे ज्यादा मोटी होती है। दूसरी तरफ आती है ओशियनिक क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट, जो समुद्रों का बेस बनाती है। हैरानी की बात है कि ये क्रस्ट सिर्फ 6 से 8 किलोमीटर ही मोटी होती है। उदाहरण के तौर पर आप पैसिफिक ओशन का बेस या मरियाना ट्रेंच का आधार देख लीजिए। लेकिन एक ट्विस्ट है, पतली होने के बावजूद ये महाद्वीपीय क्रस्ट से ज्यादा डेंस यानी भारी होती है और ये मूल रूप से बसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। यही डेंसिटी का अंतर तय करता है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएंगी तो कौन सी प्लेट नीचे धंस जाएगी। तो चलिए, ऊपरी ठोस हिस्से को तो हमने अच्छे से समझ लिया, लेकिन यहाँ एक रोचक सवाल उठता है। इस ठोस क्रस्ट के ठीक नीचे आखिर क्या छुपा है? जब हम ठोस चट्टान की इस परत को पार करते हैं तो धरती के अंदर कैसी हलचल भरी दुनिया शुरू होती है? यही जानने के लिए आते हैं सेक्शन 4 पर, मैंटल की संरचना, क्रस्ट और कोर के ठीक बीच का हिस्सा। क्रस्ट के ठीक नीचे मौजूद है मैंटल। जैसे हमने क्रस्ट को सियाल कहा था, ठीक वैसे ही इस मैंटल में सिलिका और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए भूगोल की भाषा में इसे सीमा भी कहते हैं। ये क्रस्ट और कोर के ठीक बीच में स्थित है और आकार में ये पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसकी गहराई 50 किलोमीटर से शुरू होकर लगभग 2900 किलोमीटर तक चलती है। यहाँ घनत्व यानी डेंसिटी बढ़कर 5 से 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो जाती है। यहाँ एक और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। पूरा क्रस्ट और इस मैंटल का जो ऊपरी ठोस हिस्सा है, ये दोनों मिलकर स्थल मंडल या लिथोस्फीयर बनाते हैं। और यही वो स्थल मंडल है जो आगे चलकर अलग अलग विशाल प्लेट्स में बटा हुआ है, जैसे हमारी विशाल इंडियन प्लेट जिस पर पूरा भारत स्थित है, या फिर वो बड़ी यूरेशियन प्लेट जिसके साथ इंडियन प्लेट की टकराने से हमारे हिमालयन माउंटेन्स का निर्माण हुआ। मैंटल का अपना आंतरिक विभाजन भी बहुत कमाल का है। इसकी ऊपरी परत यानी अपर मैंटल को दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये हिस्सा पूरी तरह से पिघला हुआ है, बिल्कुल मैग्मा के रूप में। इसका कारण ये है कि यहाँ तापमान तो बहुत ज्यादा है, पर उसके मुकाबले जो दबाव या प्रेशर होना चाहिए वो काफी कम होता है। इस एस्थेनोस्फीयर की क्रियाओं का असर देखना हो तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को देखिए, जहां से लगातार लावा निकलता रहता है। या फिर आइसलैंड का मिड अटलांटिक रिज देख लीजिए, जहां मैग्मा सतह पर आकर लगातार एक नया ओशन फ्लोर बना रहा है। एकदम ठीक। लेकिन जैसे ही हम इसके ठीक नीचे लोअर मैंटल में जाते हैं तो हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। यहाँ तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है, पर साथ ही दबाव इतना अत्यधिक होता है कि चट्टानें पिघल ही नहीं पाती। वो इतने प्रेशर में दब जाती हैं कि ठोस या सॉलिड अवस्था में ही रहती हैं। है ना अद्भुत? अब बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर। सेक्शन 5, परतों के बीच की सीमा। अब इस आखिरी और एग्जाम के नजरिए से सबसे अहम हिस्से को ध्यान से समझते हैं। इन सभी अलग अलग परतों को जो लाइंस एक दूसरे से अलग करती हैं, उन्हें ज्योग्राफी में असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटीज कहा जाता है। शुरुआत करें तो सबसे ऊपर अपर और लोअर क्रस्ट को जो लाइन अलग करती है उसे कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। इसके ठीक बाद आती है क्रस्ट और मैंटल के बीच की सीमा, जिसे मोहरो विशिष या शॉर्ट में मोहो असंबद्धता कहते हैं। बड़ी रोचक बात यह है कि इसकी खोज क्रोएशिया में आए भूकंपों की स्टडी के दौरान एंड्रिया मोहरोविचिच ने की थी। फिर अपर और लोअर मैंटल के बीच की जो सीमा होती है उसे रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो जब मैंटल से कोर की तरफ बढ़ते हैं तो उस बड़ी सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। इसे ग्लोबल साइज्मिक नेटवर्क्स और उनके डेटा के जरिए मैप किया गया था। और अंत में आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाली लाइन को लीमन असंबद्धता का नाम दिया गया है। ये टेबल जरूर ध्यान में रखिएगा। सोचने वाली बात है ना, सतह के हजारों किलोमीटर नीचे डेंसिटी और टेम्परेचर का जो ये लगातार खेल चल रहा है, वहीं आज इस सतह को आकार दे रहा है जहां हमारा जीवन चल रहा है। पृथ्वी अंदर से जितनी रहस्यमयी लगती है, बाहर उसके परिणाम उतने ही स्पष्ट और विशाल हैं। अगर आज के इस विश्लेषण से आपको धरती के इन आंतरिक रहस्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है तो बीपीएससी सेलेक्टर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस ज्योग्राफी क्लास को लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो इन परीक्षाओं की दिल से तैयारी कर रहे हैं। अगली बार हम लोग मिलेंगे एक ऐसे ही नए और रोचक विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।